नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भवन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पूर्व की कक्षाओं में भाषा, भारतीय भाषाएं, भाषा का महत्व आदि विषय के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बोली के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, बोली जिनको इंग्लिश में हम डायलेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। तो मैं बोली के बारे में अध्यापन करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बोली क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किया जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। देखिए, हमने परिभाषा के द्वारा समझा कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। अब देखिए, भाषा का रूप ही बोली है। बोली सब जगह अलग अलग होती है। जैसे अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मेवाड़ी, गढ़वाली, भोजपुरी, मैथिली आदि हिंदी की बोलियों के रूप है। विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ कि जब मध्यकाल में कवि तुलसीदास जी ने अवधी बोली में अपनी रचना की, कवि सूरदास जी ने ब्रजभाषा में अपनी रचना की, तो यही एक बोली का रूप है। तो देखिए, हिंदी की जो बोलियां हैं, हिंदी की बोलियों के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। हिंदी की बोलियां देखिए, हिंदी की बोलियों में हम समझेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने ले लिया अवधी, फिर ली ब्रजभाषा, फिर मैंने ली खड़ी बोली, फिर मैंने ली बुंदेली, फिर मैंने ली गढ़वाली, फिर उसके बाद में मैंने ली मेवाड़ी और भोजपुरी।
और भोजपुरी। देखिए, ये हिंदी की बोलियां हैं। इसे हम उपभाषा भी कह सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि अवधी बोली में कवि तुलसीदास जी ने अपनी रचना की। वही ब्रज भाषा में सूरदास जी ने अपनी रचना की। तो ये मध्यकाल की बात है, ये बात है मध्यकाल की। देखिए, मध्यकाल में दो महान प्रसिद्ध कवि हुए। उनमें सबसे ज़्यादा जो अवधी भाषा में अपनी रचना की, अवधी बोली में जो अपनी रचना की, वो कवि तुलसीदास जी ने की। ब्रज भाषा में सूरदास जी ने की। देखिए विद्यार्थियों, मुझे एक कहावत याद आ गई। कहते हैं कि कोस कोस बदले पानी। ध्यान से सुनना, कोस कोस बदले पानी, चार कोस बदले बानी। अर्थात एक दूसरी कहावत मुझे याद और आ गई। देखिए कि 3 कोस पलटे बोली, तरुवर पलटे शाखा, बुढ़ापे में केस पलटे, लखन न बदले लाखों। ये बोली की कहावतें हैं। तो देखिए, मैंने पहली कहावत आपको बताई थी कि कोस कोस बदले पानी, चार कोस बदले बानी। देखिए, इस कहावत को एक बार पुनः हम दोहराएंगे कि कोस कोस बदले पानी, चार कोस बदले बानी। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि एक कोस बराबर कितना होता है। एक कोस बराबर 2 मील होता है, ये भी ध्यान रखना है। एक कोस बराबर 2 मील होता है। और ये भी प्रश्न आपके मन में ज़रूर आता होगा कि 2 मील बराबर कितना होता है। तो 2 मील बराबर 1.56 किलोमीटर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कोस कोस मतलब प्रत्येक 1.5 किलोमीटर के समथिंग पानी बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार जब 4 कोस अर्थात 12 किलोमीटर भी कह सकते हैं, 12 किलोमीटर जाने पर अपनी बोली है वो भी बदल जाती है। तो ये थी बोली।
तो बोली की परिभाषा में हमने ये जाना कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किया जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। इसको देखिए, इस परिभाषा को अच्छी तरह से आप याद कर लेना कि बोली किसे कहते हैं। तो बोली किसे कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किया जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। अब आपके सामने प्रश्न ये आता होगा कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। भाषा और बोली में अंतर क्या है, तो इसको भी हम समझेंगे। देखिए, आगे वाला जो टॉपिक है वो है भाषा और बोली में अंतर। देखिए, भाषा के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है, बोली के बारे में भी हमने अध्ययन किया, तो हमारे सामने अंतर आ गया कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। तो देखिए, यहाँ मैं भाषा लिखने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले भाषा, तो पहली बात हमारे सामने ये आती है कि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। अब देखिए, पहली बात हमारे सामने ये आई कि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। दूसरी बात हमारे सामने ये आ जाएगी कि भाषा में साहित्य का सर्जन व ज्ञान का संग्रह होता है। अब देखिए कि भाषा में साहित्य का सर्जन व ज्ञान का संग्रह होता है। अब बोली की जब बात करेंगे हम, तो देखिए, बोली की बात में पहली बात हमारे सामने यह आ जाएगी कि जब भाषा का क्षेत्र व्यापक हो गया तो बोली का क्षेत्र सीमित होगा। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। दूसरी बात यह आई कि बोली मौखिक क्षेत्र में कथा, किंवदंतियों
तथा लोकोक्तियाँ तक सीमित रहता है। देखिए, दूसरी बात जो हमारे सामने आई बोली की, कि बोली मौखिक क्षेत्र में कथा, किंवदंतियों तथा लोकोक्तियों तक सीमित रहता है और ये साहित्य का सर्जन और ज्ञान का संग्रह करती है। भाषा है वो साहित्य का सर्जन और ज्ञान का संग्रह करती है। और बोली क्या करती है? कथा, किंवदंतियों तथा लोकोक्तियों तक ही सीमित रहती है। तो ये थी ये भाषा और ये है बोली। अब बोली को जब हम पढ़ रहे थे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में खड़ी बोली का अत्यधिक प्रचलन है। वर्तमान समय में खड़ी बोली का अत्यधिक प्रचलन है। अब आपके सामने एक प्रश्न यह भी आता होगा कि खड़ी बोली क्या है। देखिए, आपके सामने ये प्रश्न अवश्य ही आता होगा कि सर कह रहे हैं कि वर्तमान समय में खड़ी बोली का प्रचलन है, तो खड़ी बोली क्या होती है? देखिए, खड़ी बोली संस्कृत के शब्दों से अत्यधिक निर्मित होती है, जो हिंदी में रूपांतरित किया जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, अरबी और फारसी के शब्दों की अत्यधिकता से हमने उर्दू का निर्माण किया, तो यह एक खड़ी बोली का एग्जाम्पल है, एक खड़ी बोली का उदाहरण है। तो इन सभी बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है कि खड़ी बोली क्या होती है और उसका वर्तमान समय में अधिक प्रचलन क्यों है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारी बोली, भाषा और बोली में अंतर। अब हम आगे वाला जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है लिपि। अब हम लेंगे लिपि को, जिनको इंग्लिश में स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। तो इसको भी अच्छी तरह से आपको समझना है कि जब मानव प्रारंभिक अवस्था में था, तब बोल करके ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करता था, अर्थात बोल करके ही अपना काम चला लेता था। धीरे धीरे मानव सभ्यता में विकास हुआ और विकास के दौर में उनके जितने भी परिचित थे वो दूर दूर तक फैलते गए। अब उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने एक लिखित माध्यम ढूंढा और उसी लिखित माध्यम से वो अपनी बात अपने परिचितों तक पहुंचाने का कार्य करने लगे। तो देखिए, इस बात से हमें यह स्पष्ट होता है कि लिपि क्या होती है। देखिए, तो मैं सबसे पहले लिपि की परिभाषा लिखने जा रहा हूँ। मौखिक भाषा को जिन
चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है, उनके लिखने के उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो देखिए, हमारे सामने लिपि की परिभाषा आ गई कि मौखिक भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ये परिभाषा आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। देखिए, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देखिए, देवनागरी को नागर लिपि के नाम से भी जाना जाता है। अब हिंदी के अतिरिक्त अर्थात इसके जो अतिरिक्त जो देवनागरी लिपि है वो कहाँ प्रयुक्त की जाती है, तो ये भी ध्यान रखना है। एक तो संस्कृत, नेपाली, मराठी, बोडो, मैथिली, और संथाली। तो देखिए, हिंदी में जब देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है तो इसके अलावा संस्कृत, नेपाली, मराठी, बोडो, मैथिली और संथाली में भी देवनागरी लिपि प्रयुक्त होती है, अर्थात देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब हम किस भाषा में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगी भाषा, जो कुछ प्रमुख भाषा है उनकी लिपियाँ मैं लिखने जा रहा हूँ। और यहाँ पर आप लिख दीजिए लिपि, जिनको हम स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जर्मन, अंग्रेजी, और फ्रेंच। जर्मन, अंग्रेजी और फ्रेंच में जो लिपि प्रयुक्त की जाती है वो है रोमन। ध्यान रखना है, तीनों में रोमन प्रयुक्त की जाएगी, रोमन लिपि का प्रयोग होगा। इसमें भी फ्रेंच में भी रोमन होगी। इसके अलावा जैसे पंजाबी है, तो पंजाबी में जो लिपि प्रयुक्त होगी वो होगी गुरुमुखी। अब इसके बाद में जैसे मैं बात करूं उर्दू में फारसी लिपि का प्रयोग किया जाएगा।
इसके अलावा जैसे बांग्ला है तो उसमें बांग्ला हम लिपि का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह बाकी जैसे मैंने यहाँ ऊपर देवनागरी लिपि में लिखा है कि देवनागरी लिपि कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है, तो मुख्यतः हिंदी भाषा में। इसके अलावा संस्कृत, नेपाली, मराठी, बोडो, मैथिली और संथाली आदि भाषाओं में भी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आगे मैं थोड़ा और बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ बार बार हम देवनागरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देवनागरी क्या है, देवनागरी लिपि की क्या विशेषता होती है वो भी बताने जा रहा हूँ। देवनागरी लिपि देखिए पहली बात कि जो देवनागरी लिपि होगी तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। लिपि से हुई है। दूसरी बात, इस लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। तीसरी बात हमारे सामने आएगी वो ये होगी, इसमें वर्णों पर शिरोरेखा खींची जाती है। चौथा बिंदु जो होगा वो होगा इस लिपि में वर्णों का आकार समान होता है। और पांचवा जो बिंदु होगा वो होगा यह लिपि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। तो देखिए इन 5 बातों से स्पष्ट होता है कि देवनागरी लिपि की क्या विशेषता होती है। तो पहली विशेषता में कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। इसको बाएं से दाएं लिखा जाता है। इसमें वर्णों पर शिरोरेखा खींची जाती है।
इस लिपि में वर्णों का आकार समान होता है। यह लिपि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। तो ये थी हमारी देवनागरी लिपि। देखिए, जितना भी पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है और याद भी कर